हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। हमारी एक सीरीज चल रही है जनरल साइंस को लेकर के। उस सीरीज की हम जब बात करें उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से सामान्य विज्ञान की इस पुस्तक के बारे में। इसमें 1990 से लेकर के 2023 तक के प्रश्नों को असेंबल किया गया है। इसमें लगभग 250 प्रश्न पत्रों को एकत्रित किया गया है और उसमें से 3500 से भी ज्यादा प्रश्नों को निकाल करके जो सामान्य विज्ञान और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं उनको चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। हर एक चैप्टर को फिर से फर्दर तोड़ा गया है टॉपिकों में, और उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्या किया गया है, थ्योरी पार्ट दिया हुआ है। वो थ्योरी पार्ट ऐसा नहीं है जो बहुत लेंदी हो, बहुत टाइम लेने वाला हो, बहुत ही शॉर्ट सिनॉप्सिस या जैसे आप नोट्स बनाते हैं उस हिसाब से उसको दिया गया है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया गया है और डिटेल में सॉल्व करने के बाद ये और खास बात है इसमें कि जहां कहीं भी जरूरत पड़ी है यहां पे नॉलेज प्लस के नाम से भी चीज को दिया गया है। जहां भी जरूरत पड़ी है माइंड मैप भी दिए हुए हैं। इसके साथ ही इतने सारे जब एमसीक्यू करेंगे तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बहुत सारी ट्रिक्स पता चलेंगी कि कैसे एमसीक्यू को हैंडल करना है। और सबसे खास बात है कि इसमें गलतियां नहीं है पुस्तक में। अब यहां पे एक बात और आती है कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ एड ऑन होता रहेगा। अब आप मान लीजिए अलग से कॉपी लेके उसमें अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत सारा टाइम चला जाएगा। उससे बचने के लिए आप क्या करिए, सीधे पुस्तक खरीद लीजिए और उसी में नोट करते चले जाइए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो चैप्टर 5 का टॉपिक नंबर 2 रहेगा, जिसको खनिज या ओर के नाम से जानते हैं। देखिए, एक होता है मिनरल, हिंदी में दोनों के लिए ही खनिज का प्रयोग किया जाता है। मिनरल की बात करें तो उसमें धातु या अधातु उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मिनरल का एक ऐसा प्रकार जिसमें से धातु अधातु को निकालना बहुत सस्ता पड़े, एफिशिएंट पड़े और हमारे पास निकालने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उस काम के लिए, तो उसको ओर कहा जाता है। ओर क्या है, प्रकृति में धातुएं अधातुएं जिन यौगिकों के रूप में रहती हैं उसको ओर कहा जाता है, जैसे कॉपर पायराइट। अब हम बात करें ओर को, तो ओर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ऐसे ओर जिनसे धातु निकाली जाती है, ऐसे ओर जिनसे अधातुएं निकाली जाती हैं, ऐसे ओर जिनसे ईंधन या फ्यूल टाइप की चीजें निकाली जाती हैं। तो धात्विक खनिजों की हम बात करें तो इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है जी। 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है हमारे पास जिसको हम लौह धात्विक कैटेगरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोहा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है सभ्यता की शुरुआत, या कहिए कि एकदम से सभ्यता में जब बूस्ट आया तो वो लोहे की ही वजह से आया। और दूसरा हम बांटते हैं अलोह धात्विक खनिजों में। तो लौह धात्विक खनिजों में क्या आते हैं, लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, निकिल, कोबाल्ट। और अलोह में कौन से आते हैं, तांबा, सीसा, जस्ता और एल्युमिनियम इत्यादि आते हैं। अधात्विक की बात करें तो इमारती अधात्विक हैं जैसे संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। रासायनिक अधात्विक की बात करें तो नमक है, अभ्रक है, जिप्सम है। ईंधन की बात करें अगर हम, या ईंधन खनिज की बात करें तो कोयला, पेट्रोलियम, गैस। गैस कौन सी, नेचुरल गैस। अगर इसको हमने कंप्रेस्ड कर दिया तो ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगी। अगर इसको हमने पाइप्ड कर दिया, पाइप में अगर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगी, पीएनजी हो जाएगी। इस तरीके से हम खनिजों को डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खनिजों से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो ये पूछ रहे हैं कि खनिज या मिनरल क्या है। तो मिनरल क्या है, अकार्बनिक ठोस होते हैं। सामान्य तौर से गैस और द्रवों से, या गैस और द्रव के रूप में अगर कोई चीज है तो वहां से धातु या अधातु का निष्कर्षण उस लेवल पर नहीं किया जाता जिसको हम बेनिफिशियल लेवल या इकोनॉमिक लेवल कह सकें। मतलब हम प्राप्त तो कर सकते हैं कोई चीज, पर उसमें हमको बेनिफिट नहीं होगा औद्योगिक स्तर तक, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हम अकार्बनिक ठोस से ही प्राप्त करते हैं। उसको खनिजों को खोदा जाता है, जमीन से खदानें होती हैं, माइंस होती हैं, और वहां से इसको प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करें आगे एक्सप्लेनेशन की, तो देखिए, खनिज प्रकृति में पाया जाने वाला अकार्बनिक ठोस है। इसकी निश्चित आंतरिक संरचना होती है, मतलब एक केमिकल फॉर्मूला होता है। खनिजों में विविध रंग, चमक, घनत्व एवं विभिन्न क्रिस्टल पाए जा सकते हैं। खनिज जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल ही फॉर्म में पाया जाए, यह अक्रिस्टलीय फॉर्म में भी हो सकता है, क्रिस्टलीय फॉर्म में भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें जैसे कार्बन ब्लैक होता है तो वो अक्रिस्टलीय फॉर्म हो गई। कोयला है तो उसकी कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वो भी अक्रिस्टलीय होता है। लेकिन हीरे की बात करें, ग्रेफाइट की बात करें तो वो क्रिस्टलीय फॉर्म में हमको मिलता है। तो ऐसे ही आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है।
तो देखिए ये टाइटेनियम का होता है। अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इनमें लॉजिक वाली कोई बहुत विशेष बात नहीं होती है, आपको ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसी रूप में याद करनी पड़ेगी। तो इल्मेनाइट मिलता है भारतीय तट रेखा पे, अगर पश्चिमी तट रेखा करें और मालाबार तट कहें, मतलब केरल वाला तट कहें, तो वहां पे मिलती है हमको मोनोजाइट सैंड। उसमें मिलता है हमको जैसे यूरेनियम हो गया, तो यूरेनियम की ही तरह एक पदार्थ है जिससे ऊर्जा प्राप्त करी जाती है, जिसको हम थोरियम के नाम से जानते हैं। यहां इल्मेनाइट की बात करें तो इल्मेनाइट से एक धातु निकलती है जिसको टाइटेनियम का नाम दिया जाता है। अब हम आगे बात करें इसके एक्सप्लेनेशन की, तो इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, टाइटेनियम का खनिज है। अब मैंने अभी आपको कहा था थोरियम वाली बात, तो थोरियम वाली बात भी पूछी गई थी, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, लेकिन जब उसमें थोरियम बोला गया तो वो क्वेश्चन इसलिए गलत हो गया क्योंकि थोरियम भारत की पूरी तटरेखा पर नहीं मिलता है कि हम बंगाल से चलें और नीचे तमिलनाडु से घूमते घूमते गुजरात तक आ जाएं तो पूरी तटरेखा के साथ मिलेगा, लेकिन इल्मेनाइट पूरी तटरेखा के साथ मिलता है। इल्मेनाइट FeO तथा रूटाइल TiO2 टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं। एक कौन सा है? एक का नाम है इल्मेनाइट और दूसरा है रूटाइल। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। नीलम या रूबी की बात करें तो नीलम क्या होता है? जैसे एल्युमिनियम की हम बात करें तो देखिए एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम का नंबर 13 पड़ता है, तो जब इसका हम विन्यास करेंगे तो 2 8 3 होगा बोर के नियम के हिसाब से। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन नंबर 8 पर पड़ता है, तो इसको अगर हम विन्यासित करेंगे तो यह होगा 2 6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टल नियम के हिसाब से हम जानते हैं कि हर एक एटम चाहता है कि उसकी सबसे बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऑक्सीजन को 2 की और जरूरत पड़ेगी, तो 2 की जरूरत और यहां एल्युमिनियम को क्या होगा 3 अपने छोड़ने पड़ेंगे, तब इसकी बाहर वाली कक्षा में 8 हो पाएंगे। इसलिए 3 और 2 इनकी क्या होती हैं? संयोजकताएं कहलाती हैं। अगर हम इनके बीच में क्रॉस कर दें तो देखिए एल्युमिनियम के साथ आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा 3। तो ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के बीच में जो नॉर्मल यौगिक बनेगा, नॉर्मल कंपाउंड बनेगा, उसका फॉर्मूला Al2O3 होगा। अब जितने भी हमारे पास, हीरे को छोड़ दीजिए, जो हम नॉर्मली पत्थर पहनते हैं, चाहे वो दूधिया हो, नीलम हो या फिर रूबी हो, लाल जिसको कहा जाता है, माणिक्य हो, इनकी अगर हम बात करें तो इन सब में क्या होता है? Al2O3 पाया जाता है। अब इनमें अलग अलग चीजें हो जाती हैं। क्रोमियम अगर उपस्थित होगा तो लाल रंग हो जाएगा, नीलम में कोई दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो 2 चीजों को आप याद रखिएगा। बाकी जितने भी हम महंगे पत्थर पहनते हैं अंगूठियों में, उन सब में Al2O3 होता है, 2 को छोड़ करके। एक हीरा जो कार्बन से मिलकर बना होता है और दूसरा है पर्ल या मोती जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, CaCO3 से मिलकर के बना होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं। नीलम या रूबी का रासायनिक सूत्र Al2O3 है। नीलम एक रत्न श्रेणी का खनिज है। नीलम प्रकृति में भी मिलता है और आर्टिफिशियली या कृत्रिम रूप से भी इसको बना सकते हैं। अब एक बार आपने एक्सप्लेनेशन को देख लिया तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ये सेट होने लगेगा। अब आगे बात करते हैं। देखिए अब ये मैच करने के लिए बोल रहे हैं कि कुछ खनिज हैं प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ और कुछ तत्वों की बात कह रहा है। मतलब कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि ये आपके खनिज हो गए और इनमें कुछ एलिमेंट हैं, इनको मैच करना है कि किन में कौन पदार्थ मुख्य रूप से पाया जाता है। जैसे अभी हमने बात करी थी हीरे के बारे में, तो हीरा कार्बन का ही एक अपर रूप होता है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। इसकी हार्डनेस सबसे ज्यादा होती है। बात करें अगर हम संगमरमर की, तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हड़िया होती है, चौक होता है, या आप बात कर लीजिए संगमरमर के बारे में, तो संगमरमर को कहां मैच करेंगे? जहां पे कैल्शियम होगा। बालू की अगर हम बात करते हैं तो बालू होता है, बालू में SiO2। बालू में बहुत सारी चीजें मिली हुई होती हैं, लेकिन बालू में बहुत सारे चमकीले चमकीले कण हमको दिखाई देते हैं। वो चमकीले कण ये होते हैं SiO2 के या सिलिकॉन ऑक्साइड के ये होते हैं। तो बालू में मुख्य रूप से क्या मिलेगा? सिलिकॉन मिलेगा। अभी हमने मणि की बात करी थी, माणिक्य की बात करी थी, नीलम की बात करी थी,
तो ये जो भी रत्न होते हैं उनमें दो रत्नों को छोड़ दें तो बाकी सब में क्या होता है, Al2O3 पाया जाता है। इसलिए हम इसको जब मैच करेंगे तो ये एल्युमिनियम के साथ मैच हो जाएगा। अब देखिए ये कहां कहां मैच हो रहे हैं, तो A मिलना चाहिए 4 के साथ, A मिल गया 4 के साथ तो ये गया और ये भी गया। अब B मिलना चाहिए 1 के साथ, तो B मिलना चाहिए 1 के साथ तो ये गया। अब जो हमारा ऑप्शन बचेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हीरा प्राकृतिक रूप से प्राप्त सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे में कार्बन परमाणु एक दूसरे से चतुष्फलकीय जालीय व्यवस्था टेट्राहेड्रल लैटिस अरेंजमेंट द्वारा बंधे होते हैं। संगमरमर एक रूपांतरित पत्थर है जो शुद्ध कैल्साइट या कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। बालू का प्रमुख संघटक क्या होता है, सिलिका होता है। माणिक्य की बात करें, रूबी या गुलाबी या लाल रंग का एक रत्न है ये। मुख्यतः क्रोमियम की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। रूबी का मुख्य संघटक एल्यूमिना है या Al2O3 है और इसमें अल्प मात्रा में क्रोमियम आयन भी पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये लाल रंग का हो जाता है। अब देखिए नॉलेज प्लस में हम देखते हैं, अब यहां पे एक्स्ट्रा डाटा की जरूरत है तो वो डाटा भी एड ऑन कर रखा है। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप है। अपर रूप होता है कि एक ही चीज हमको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिखाई देती है। जैसे एक इंसान है, इंसान एक ही है, कुछ लोगों के लिए वो क्या करेगा, जैसे उसके बच्चे हैं तो उनके लिए वो फादर का काम करता है, वही है अपनी वाइफ के लिए वो हस्बैंड होता है, अपनी माँ के लिए वो बेटा होता है, बहन के लिए वही इंसान भाई होता है। ठीक है, इस तरीके से ये एक ही चीज है लेकिन ये अलग अलग अरेंजमेंट या अलग अलग रिलेशनशिप में हमको अलग अलग टाइप से दिखाई देती है। जैसे हीरे कार्बन के दो अपर रूप हम मुख्य रूप से देखते हैं, एक हीरा हम देखते हैं और दूसरा अपर रूप हम देखते हैं जिसको ग्रेफाइट कहा जाता है। लेकिन आज साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि हम केवल और केवल नेचुरल चीजों पर ही डिपेंड नहीं है बल्कि हमने आर्टिफिशियली भी बहुत सारी चीजों को बना लिया है। जैसे हम एक चीज और देखते हैं, वो चीज ये है कि जैसे हम बात करते हैं कार्बन नैनोट्यूब के बारे में, फुलरीन के बारे में बात करते हैं, ग्राफीन के बारे में बात करते हैं, ये भी कार्बन के अपर रूप ही होते हैं। अब यहां पे हम बात करें, हीरे का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट पत्थर है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीय रूप है। यह चूना पत्थर के कायांतरण का परिणाम है। माणिक्य रत्न कोरंडम खनिज परिवार से संबंधित होता है। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। ठीक है, अब जैसे चट्टानें जब बनती हैं तो 3 प्रकार की चट्टानों के बारे में हम जानते हैं। एक प्रकार की चट्टानें होती हैं आग्नेय चट्टान, मतलब जो आग से बनी हुई है, अर्थात अंदर से लावा निकलता है, लावा पिघली हुई अवस्था में होता है, आग जैसी अवस्था में होता है। जब वो ठंडा होता जाता है तो उससे जो चट्टानें बनती हैं आग्नेय चट्टान कहते हैं, इग्निशियस रॉक। दूसरी होती है जैसे बालू है, मिट्टी है, काफी टाइम तक इकट्ठा होती रहती है, उसके ऊपर फिर कोई और मिट्टी की परत दब आ जाए तो उसमें दबाव बढ़ जाएगा और नीचे से अगर टेम्परेचर भी बढ़ जाए तो उस टेम्परेचर और दबाव के कारण वो मिट्टी, बालू या कोई भी चीज है वो दूसरे रूप में बदल जाती है, दूसरे चट्टानी रूप में बदल जाती है, उनको रूपांतरित चट्टान कहते हैं। या लाइन बाई लाइन अगर जमा होकर के चट्टान के रूप में है तो उसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है तो रूपांतरित चट्टान कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः होने वाली वस्तु है। प्रदीप्त नली का मतलब होता है डिस्चार्ज ट्यूब। अब डिस्चार्ज ट्यूब मान लीजिए, या CFL लाइट जो हुआ करती थी, पहले बल्ब आया, फिर CFL आया, फिर LED आया, तो CFL की बात करें तो CFL में पारा वाष्प भरा जाता है और उसके साथ साथ आर्गन भरी जाती है। अब आर्गन इसलिए भरी जाती है क्योंकि आर्गन गैस एक इनर्ट गैस है। अब बात करें तो भरी तो नियोन भी जा सकती है, पर नियोन को क्या किया जाता है, वैसे फ्लैक्सेस में यूज किया जाता है जहां पे बहुत बड़े लेवल पर, जैसे कोई मान लीजिए फ्लैक्स है या कोई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है, तो उसमें अगर लाइटिंग की व्यवस्था है तो वहां पे आर्गन भरी जाएगी, सॉरी नियोन भरी जाएगी, और जो बल्ब आते हैं उनमें आर्गन गैस भरी जाती है, कुछ बल्बों में नाइट्रोजन भी भरी जाती है। ठीक है, तो यहां पे पारा वाष्प और आर्गन को भरा जाएगा। अगर हम बात करें सोडियम वाष्प की, तो अभी तो जैसे आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट होते हैं, गलियों में जो लाइटिंग लगाई जाती है तो उनमें आपने देखा होगा गोल लाइट लगी होती थी पहले, जो हल्का पीले रंग का प्रकाश निकालती थी। स्ट्रीट लाइट में सोडियम वाष्प का प्रयोग किया जाता है नियोन के साथ मिला करके। आजकल तो हालांकि धीरे धीरे उसको भी हटाया जा रहा है क्योंकि वो काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को ग्रहण करता है, तो बिजली उसमें काफी खर्च हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आजकल स्ट्रीट लाइट में भी फ्लैट पैनल या LED का प्रयोग
किया जा रहा है। तो हमारे लिए यहां जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, पारावाष्प हो जाएगा। देखिए, प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक सामान्यतः पारावाष्प और आर्गन गैस निम्न दाब पर भरी जाती है। कभी कभी इसमें जीनोन, नियोन या फिर क्रिप्टोन का भी प्रयोग किया जाता है। भाई आर्गन इसलिए भरते हैं क्योंकि जितनी भी इनर्ट गैसें हैं उन सब में प्रकृति में सबसे ज्यादा उपलब्ध गैस का नाम क्या है, आर्गन है। कभी कभी इसमें प्रतिदीप्त पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अन्य स्रोतों से निकले विकिरण को अवशोषित कर तत्काल ही उत्सर्जित कर देता है। ऐसे पदार्थ प्रतिदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजकल सड़कों की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? देखिए, आजकल ये जो वर्ड लिखा हुआ है, अभी ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। वजह है कि आजकल एलईडी पैनल का प्रयोग किया जा रहा है। ये बात कब की है? सन 2000 की, अब से 24 साल पहले की है। तो उस टाइम पे बिल्कुल यही पीली लाइट का ही प्रयोग करते थे, जिसमें क्या होता था, सोडियम वाष्प भरी होती थी। अभी हमने इसको डिस्कस किया था क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। आजकल सड़कों की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में या बल्बों में सोडियम वाष्प का प्रयोग करते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी होता है, एक ही कलर का होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। सामान्यतः 3 प्रकार के रंग स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। सोडियम लैंप, इसमें पीली रोशनी निकलती है। मरकरी लैंप, इसमें श्वेत नीला, जैसे आप देखेंगे जो CFL होता था, हल्के नीले कलर की रोशनी उसमें से निकलती है। और निकलती है प्रतिदीप्त लैंप, इसमें ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है। ठीक है, तो ये तीनों अंडरलाइन करके इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि अभी जैसे मान लीजिए पूछा है सोडियम के बारे में, हो सकता है मरकरी के बारे में पूछ ले, हो सकता है मिश्रित के बारे में पूछ ले। आगे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ निम्न में से कौन सी धातु ऑक्साइड सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती है? अब होता क्या है कि सोडियम के साथ हम ये देखेंगे कि सोडियम से कम रिएक्टिव कौन सा है। तो सोडियम से कम रिएक्टिव होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया नहीं करेगा क्योंकि सोडियम ऑक्साइड जो होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये अम्लीय और क्योंकि एक क्षार है तो ये अम्लों के साथ या उभयधर्मी होंगे जो हमारे यौगिक, उनके साथ क्रिया करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम ऑक्साइड सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करता क्योंकि NaOH एक क्षार है और यह केवल अम्लीय ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड से क्रिया करता है। जब कैल्शियम धातु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कुछ क्षण में ही अभिक्रिया रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? यह कहता है सामान्य ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया संभव नहीं है। असल में अभिक्रिया हो रही है, ये कैल्शियम हो गया, यहां पे H2SO4 हो गया, ये बन गया कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इसमें निकल गई। अब ये कह रहा है अभिक्रिया में बनने वाला कैल्शियम सल्फेट जल में अघुलनशील होता है और यह कैल्शियम धातु को आवृत कर देता है। ये नीचे बैठता जाएगा, कैल्शियम धातु के ऊपर बैठ जाएगा तो एक लेयर बना लेगा। अब लेयर बना लेगा तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड उस कैल्शियम धातु तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बीच में अगर एक लेयर आ गई तो उस लेयर की वजह से पहुंच नहीं पाएगा। ये पहुंच नहीं पाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी। इसे ये क्या करता है, अभिक्रिया को आगे बढ़ने से रोक देता है। अभिक्रिया में बनने वाले कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम की तरह क्रिस्टलीकृत होने के लिए जल के 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। अभिक्रिया में बनने वाला कैल्शियम सल्फेट अस्थायी होता है। नहीं, इसमें जो ज्यादा सटीक आंसर है या सही आंसर है वो ये है। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उसके रेस्पेक्ट में कि अभिक्रिया रुक क्यों जाती है, उस रेस्पेक्ट में ये सही बात है। फैक्ट ये भी बिल्कुल सही है कि 2 अणुओं की आवश्यकता होती है। अगर इसमें 2 अणु और जुड़ जाएं तो ये क्या हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जो परत जम जाती है, जैसे धीरे धीरे CaSO4 बनता जाएगा तो वो नीचे बैठता जाएगा, कैल्शियम पर रुक जाएगा। यह परत संरक्षी परत का कार्य करती है। संरक्षी मतलब चीजों को एक दूसरे से मिलने से रोक देती है, जो अम्ल की कैल्शियम से क्रिया को रोक देती है। अब यहां पे नॉलेज प्लस के रूप में और एड ऑन कर रखा है डाटा को। जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है तो संगत लवण और गैस बनती है। जैसे यहां पे क्रिया को करके दिखाया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमको मिल जाएगी।
ऊपर की तरफ जब तीर लगा देते हैं तो इसका मतलब ये गैस के बारे में बात हो रही है। अगर हमने ये तीर लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या है, ये अवसादित हो जाएगी चीज, मतलब नीचे बैठ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके चूना बनाता है। बुझा चूना सफेद धुलाई के दौरान दीवारों पर धीरे धीरे कैल्शियम नाइट्रेट की एक परत बनाता है। क्या पूछा था? सही नहीं है। नाइट्रेट की परत बनाने के लिए नाइट्रोजन से रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन लगभग अक्रिय गैस की तरह काम करती है। इसलिए तो चिप्स के पैकेट्स में क्या किया जाता है, उस पैकेट को फुलाने के लिए, ताकि चिप्स टूट ना जाए, कुरकुरे टूट ना जाए, उनमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो ये नॉर्मली क्रिया नहीं करती है, इसका मतलब नाइट्रेट नहीं बनेगा। ये कह रहा है नॉर्मल सफेद चूना जो हम कलई वगैरह कर देते हैं, उसके ऊपर जब पानी पड़ता है तो उससे वो धीरे धीरे कैल्शियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। भैया ऐसे नाइट्रोजन रिएक्शन नहीं करती है, स्पेशल कंडीशंस में रिएक्ट करती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए? ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, उसने गलत ही पूछा है। तो पहला सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर ब्रोमाइड हो, ये सभी रिएक्टिव होते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड तो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अगर चश्मे के कांच में उसको मिला दिया जाए और धूप में उसको पहन के निकले तो एकदम से काला हो जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट काली हो जाती है। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, फ्लोराइड हो, ये सभी सूर्य के प्रकाश के प्रति रिएक्टिव होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अपघटन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा के तो कोई काम नहीं होता है। डिकम्पोजिशन के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के संदर्भ में बी कथन सही नहीं होगा, क्योंकि बुझा चूना सफेद धुलाई के दौरान दीवारों पर धीरे धीरे कैल्शियम नाइट्रेट में नहीं बल्कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, हमने जो कैल्शियम की परत चढ़ाई है धीरे धीरे करके वो इसमें बदल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, अब ये जो देखिए डाटा था अभी कि कैल्शियम ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पानी पड़ते पड़ते, बरसात का पानी वगैरह पड़ने के बाद या समय के साथ वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक परत बनाता है। धीरे धीरे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की एक परत बनाता है। ये डाटा अब आगे कभी पूछा, कैल्शियम नाइट्रेट की जगह पे हो सकता है वो कैल्शियम सल्फाइड दे दे, कैल्शियम कुछ और दे दे, मान लीजिए हाइड्राइड दे दे, तो आपको वो हर एक ऑप्शन काटना है। अगर वो कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो ही आपको सही ऑप्शन लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर एवं बहुत तन्य होता है? देखिए, कार्बोरंडम है, टंगस्टन है, कास्ट आयरन है, ये क्या है? ये कठोर हैं। टंगस्टन क्या है? भारी धातु है। लेकिन ये कैसे हैं? ये बहुत ज्यादा भंगुर प्रकृति के होते हैं। नाइक्रोम की अगर हम बात करें तो नाइक्रोम वो पदार्थ है जिसका प्रयोग हीटर फिलामेंट में किया जाता है। ठीक, अब हीटर फिलामेंट में प्रयोग कर रहे हैं तो ये निकिल और क्रोमियम से मिलकर के बना होता है। इसके द्वारा क्या होता है, इसमें जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी ज्यादा होता है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी काफी ज्यादा होता है। इस वजह से ये क्या करता है, विद्युत प्रवाहित करने पर बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइक्रोम बहुत कठोर एवं बहुत तन्य है। जो नाइक्रोम है वो अभंगुर होने के कारण, भंगुर वो होता है जैसे मिट्टी का आपने कोई लिया एक टुकड़ा और सूखी मिट्टी है, उसको आप जमीन पे पटकिए तो वो तुरंत क्या हो जाती है, टूट करके बिखर जाती है। बाकी जो हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देखे, चाहे वो कार्बोरंडम हो, कास्ट आयरन हो, कच्चा आयरन हो या टंगस्टन हो, ये भंगुर है काफी ज्यादा, लेकिन नाइक्रोम अभंगुर है। भंगुर चीजों का तार बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बल्ब का फिलामेंट थोड़ा सा हिल जाता है तो तुरंत टूट जाता है। अब यहां बात करें कि इसका गलनांक उच्च होने के कारण ये धातु बहुत तन्य होती है, जबकि कार्बोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क होने के कारण एल्युमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कठोर और तन्य नहीं है। कास्ट आयरन कठोर तो होता है किंतु दबाव पड़ने पर भंगुर प्रकृति के कारण तन्य नहीं है। टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक है, यह तन्य धातु है किंतु फिर ये क्या हो जाती है, उतनी ज्यादा कठोर नहीं होती है। ठीक है,
चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, चूना पत्थर की बात करें, ये होता है कैल्शियम, सॉरी, कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये आपको संगमरमर में अगर पूछेगा तो वहां भी कैल्शियम कार्बोनेट ही आपको मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो जो जलीय जीवों के खोल हैं, जैसे आपने सीप का नाम सुना होगा, शंख का नाम आपने सुना होगा, आपने घोंगा का नाम सुना होगा, स्नेल का, इनके जो खोल हैं वो भी इसी पदार्थ से बन के मिलके बने होते हैं। अगर हम बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसमें भी सॉरी, उसमें सल्फेट होता है, सो सॉरी। अगर और हम बात करें आगे, तो इसका एक चीज और हमको देखने के लिए मिलेगी। अ, जैसे खड़िया आप अगर देखेंगे तो वहां भी आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी इसका प्रयोग कर दिया जाता है काफी मात्रा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर की जगह पे संगमरमर पूछेगा, जलीय जीवों के खोल पूछेगा, शंख पूछेगा, तो उसमें भी सब में कैल्शियम कार्बोनेट ही पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो जितने भी पॉलिप की बात करते हैं, या अगर हम बात करें कोरल्स की, कोरल में भी यही पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का खोल पाया जाता है। अंडे का छिलका, कोई भी किसी भी पक्षी का अंडा है, या जैसे कछुआ वगैरह है उनके अंडे होते हैं, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखने की है। तो ये डाटाबेस से क्या रहेगा, अब जरूरी नहीं है ना अगली बार इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से भी किसी को उठा के पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, मतलब धीरे 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 करके ये जमा होता रहा और धीरे धीरे बदल गया है। इसमें अधिकांश मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, साथ ही इसमें सिलिका, एल्मुना और लोहा आदि अपद्रव्य अंतर मिश्रित रहते हैं। अब आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? कह रहे हैं आयरन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये तो काफी रिएक्टिव धातु हैं, इनमें सबसे कम एक्टिव धातु है लेड। लेड क्रिया नहीं करेगा, बाकी एक्टिव है, तो बाकी ये काफी मात्रा में क्रिया कर लेंगी। भाई आयरन तो काफी जल्दी रिएक्शन कर लेता है, और पानी से और हवा से रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, जंग बना लेता है, या आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेड जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि धातुएं जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम जलीय भाप से बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता, हालांकि यह गर्म जल से अभिक्रिया कर लेता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, जब ये अभिक्रिया करता है तो इस तरह से चीजें निकलती हैं। धातुएं जैसे एल्युमिनियम, लोहा, जस्ता, जस्ता मतलब जिंक, ये ठंडे और गर्म दोनों से अभिक्रिया नहीं करती, हालांकि ये भाप से अभिक्रिया कर धातु, ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती हैं। भाप भी तो जल का ही एक रूप है, तो अति गर्म अवस्था में ये अभिक्रिया कर लेती है। मोती का जो रासायनिक संरचना है वो क्या है? अभी देखिए हमने बात करी थी एक डाटा यहां पे, तो जलीय जीवों के खोल हैं, सीप जो होती है उसी में मोती बनता है, पर्ल जिसको कहा जाता है। पर्ल भी क्या होता है? पर्ल भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना होता है। सीधे सीधे अब यहां पे क्वेश्चन आ गया। अब जरूरी नहीं है अगली बार इसी चीज को पूछेगा, हो सकता है कुछ और पूछ ले। पर्ल की रासायनिक संरचना में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसकी संरचना में 85% कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको एरागोनाइट कहते हैं, 2 से 4% जल, और 0 से लेकर 10% तक कांचीयोलिन पाया जाता है। कांचीयोलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो उसमें विशेष प्रकार का आपको लश्यर दिखता है, एक चमक दिखती है, वो इसी की वजह से दिखती है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। देखिए, एक होता है कैल्शियम सल्फेट, नाम क्या है इसका? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट की अगर हम बात करते हैं
तो देखिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को सफेद सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। हड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं, दीवारों पर बाल पुट्टी टाइप से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब भैया इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट आधा पानी का क्या होगा इसमें मॉलिक्यूल रहेगा। इसी तरीके से एक चीज बनती है जिसको जिप्सम कहा जाता है। अब जिप्सम में क्या होता है, CaSO4 डॉट, अगर दो पानी के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो इसी चीज को जिप्सम कहने लग जाएंगे। इसका प्रयोग क्या किया जाता है, जो जमीन बंजर हो जाती है उसमें से अम्लीयता क्षारीयता के उपचार के लिए जिप्सम को मिला दिया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है किससे, मार्बल से, सीमेंट से, चूना पत्थर से या जिप्सम से। तो जिप्सम से बना होता है ना इसमें, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, जिप्सम का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में, जो हाथ पे प्लास्टर या पैर पे प्लास्टर चढ़ाते हैं, मूर्तियां बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खिलौने हो गए, मूर्ति हो गई, कोई स्पेशल आर्टिफैक्ट हो गया, वो सब बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। माणिक्य और नीलम का जो रासायनिक रूप है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, चाहे माणिक्य की बात करें, नीलम की बात करें, तो Al2O3 होते हैं, ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। बाकी सारे दो अलग होते हैं। एक हम हीरा भी पहनते हैं, तो हीरा क्या होता है, ये कार्बन का रूप होता है। कोई भी आपसे रत्न पूछे, आप सीधे सीधे क्या लगा सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लगा सकते हैं। दो को याद रखिएगा, एक है हीरा और दूसरा अभी हमने पढ़ा था क्या, मोती या पर्ल। मोती क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इन दो चीजों को छोड़ के बाकी सभी एल्युमिना से बने होते हैं। यह कोरंडम के आभूषण रूप हैं। कोरंडम प्राकृतिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अति मुलायम खनिज टॉल्क या सोप स्टोन इसको कहा जाता है। जैसे नाटक वगैरह होते हैं, अभी तो खैर हालांकि बहुत ही ज्यादा कैमरे वगैरह से उसको एडिट कर दिया जाता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए गांव देहात में जो रामायण हो रही है या कृष्ण लीला वगैरह होती है, उनमें अगर आप बात करेंगे तो उनमें आप स्पेशली देखेंगे कि उनमें क्या होता है, जो कलाकार आते हैं वो चेहरे पर एक व्हाइट कलर का पेस्ट पोत करके आते हैं, लगा करके आते हैं। वो क्या होता है, सोप स्टोन ही होता है, टॉल्क ही होता है। तो अभी ये कह रहा है मैग्नीज सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम फॉस्फेट होता है या मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। अब ये भी फैक्चुअल डाटा है, तो आपको ये इसी तरीके से मैग्नीशियम सिलिकेट लिख के उसको क्या कर सकते हैं, टॉल्क, यहां एक तो अंडरलाइन कर लीजिए और यहां पे इसका नेचर क्या होता है, अति मुलायम के रूप में होता है। अति मुलायम खनिज या टॉल्क या सोप स्टोन मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट है। यह सफेद गंधहीन बारीक विभाजित पाउडर है। इसका उपयोग कॉस्मेटिक उद्योग, पाउडर वगैरह में या क्रीम वगैरह में या खाद्य उद्योग और दवा उद्योग में किया जाता है। जो व्हाइट जो दवा में होता है, इतनी बड़ी जो दवा की गोली बना दी जाती है, उसमें सारा का सारा साल्ट नहीं होता है बीमारी को खत्म करने वाला। इसमें क्या रहता है, बहुत सारी मात्रा में टॉल्क या सोप स्टोन भी मिलाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर मैच करने के लिए आ रहा है, तो भर्जन के लिए अगर हम बात करें तो भर्जन का मतलब होता है धातु प्राप्त करना। अब धातु यहाँ पे क्या है, तांबा ही धातु है। यहाँ लोहा होता तो हम लोहे से मैच करते, कोई और धातु अगर लिखी होती तो वहां मैच कर देते, सॉरी भर्जन में नहीं। प्रगलन धातु से मैच करता है। प्रगलन का मतलब होता है पिघलाना किसी चीज को और तब धातु का शुद्ध रूप निकालना। भर्जन का मतलब होता है गर्म करना और अलग अलग या प्रभाजी आसवन आप कह सकते हैं। तो भर्जन वो क्रिया होती है, तो पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है, पहले उसमें से प्लास्टिक का रूप कुछ मिलता है, फिर उसमें से क्या मिलता है, तारकोल का भी कुछ रूप मिलता है, और ऊपर बढ़ते हैं तो पैराफिन मोम मिलता है, और ऊपर बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, मोबी ऑयल मिलता है, और ऊपर बढ़ते हैं तो और हल्के पदार्थ डीजल के रूप में हमको प्राप्त होते हैं, और भी ऊपर जाते हैं तो फिर मिट्टी का तेल मिलता है, और ऊपर अगर हम जाते हैं उस प्रभाजी स्तंभ में तो फिर हमको क्या मिलता है, पेट्रोल मिलता है,
और सबसे ऊपर चले जाते हैं तो हमको गैसों का एक मिश्रण मिलता है, जिसको हम सिलेंडर में भरने के लिए क्या कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके, तो उसको एलपीजी के नाम से जाना जाता है। ये सभी किससे मिलते हैं, ये सभी पेट्रोलियम से मिलते हैं। वल्कनीकरण जो है वो रबर से मैच करता है। वल्कनीकरण का मतलब होता है नेचुरल रबर बहुत मुलायम होता है, अब इतनी मुलायम होती है कि उससे कोई चीज बनाना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए उसकी सल्फर से क्रिया करा के उसको हार्ड बनाया जाता है, कठोर बनाया जाता है। यह अभिक्रिया ही क्या कहलाती है, रबर की सल्फर से अभिक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। और हाइड्रोजन की हम अगर तेलों से क्रिया करा दें तो वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाते हैं। डालडा नाम का आपने वनस्पति घी खूब सुन रखा होगा, तो इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ए मिलना चाहिए 2 के साथ, ए मिलना चाहिए 2 के साथ तो ये गया, ए मिलना चाहिए 2 के साथ तो डी गया, फिर बी मिलना चाहिए 3 के साथ, बी मिलना चाहिए 3 के साथ, बी मिलना चाहिए 3 के साथ, सी मिलना चाहिए 4, सी मिलना चाहिए 4 के साथ, तो इसलिए ये हो जाएगा और ये गया। वल्कनीकरण 1 के साथ मिलना चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। भर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें उच्च क्वथनांक वाले हाइड्रोकार्बन निम्न क्वथनांक वाले हाइड्रोकार्बनों के मिश्रण में परिवर्तित हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही है, नाभिकीय रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतलक के लिए प्रयोग किया जाता है? नहीं, मंदक। कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। बिल्कुल, जो टूथपेस्ट हम यूज करते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला होता है, जो ज्यादातर उसकी पदार्थ होता है, ताकि उससे क्या हो सके, क्षारीय माध्यम प्राप्त हो सके। हमारा अम्ल है, जो हमारा मुंह है, उसमें लार किसी चीज को सड़ा देती है। काफी सारा खाना होता है जो दांतों के बीच में फंसा रहता है, दांतों पे चिपका रह जाता है, हमारे लार क्या करती है, उसको सड़ा देती है। तो जो अम्लीय माध्यम ऑलरेडी लार अम्ल के रूप में होती है, वो जब सड़ती है कोई चीज तो वो और ज्यादा एसिडिक अम्लीय हो जाती है। अब धीरे धीरे ये एसिडिक नेचर और बढ़ता चला जाता है, तो दांतों की जो सबसे ऊपर की परत है, चिकनी चिकनी व्हाइट जो हमको दिखती है, वो इनामेल कहलाती है। ये इनामेल अम्ल से अभिक्रिया करके घिस जाता है, बर्बाद हो जाता है, जिससे सेंसिटिविटी हो जाती है या दांतों का क्षय हो जाता है। तो इससे बचने के लिए, या अगर ये ज्यादा मात्रा में हो जाती है तो कई बार जहां पे होती चली जाती है, जहां से क्षय हो गया वहां से दांत में एक छेद होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, दांत का कीड़ा कहते हैं। वो असल में कोई कीड़ा नहीं होता, बल्कि वहां पे एसिड बनना स्टार्ट हो गया है उस एक पॉइंट पर। अब क्योंकि इनामेल हट गया है तो उस जगह पे लगातार एसिड की रिएक्शन, अब क्योंकि खाना खाएंगे तो उस गड्ढे में और भर जाएगा, फिर और सड़ेगा तो और अंदर गहरा गड्ढा होता चला जाएगा। यही चीज क्या कहलाती है, कीड़ा लगना कहलाती है। तो अब इससे बचने के लिए क्या किया जाएगा, क्षार की रिएक्शन को खत्म करने के लिए अम्ल, और अम्ल की रिएक्शन को खत्म करने के लिए क्षार का प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम जितने भी पेस्ट करते हैं, दंत मंजन करते हैं, लगभग सबके सब भस्म रूप होते हैं या क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बारदो मिश्रण में सोडियम सल्फेट और चूना होता है। यसद सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है। नहीं भाई, बारदो मिश्रण में सोडियम सल्फेट और चूना नहीं होता है, तो ये बाकी सब गलत हैं, एक यही सही ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में उच्च दाब पर सामान्य जल या ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल, आप इसको कह सकते हैं, सामान्य जल या भारी जल का प्रयोग शीतलक के रूप में किया जाता है, जबकि फास्ट ब्रीडर जो टेस्ट रिएक्टर हैं उनमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग होता है। बारदो मिश्रण में कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, और कॉपर सल्फेट और क्या होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, तो ये अंडरलाइन कर लीजिए। यसद मिश्रणों का प्रयोग इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाने में किया जाता है। यसद कहते हैं पारे को। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए बिजली की सहायता से इसको करेंगे तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे, और यह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। फिर लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है अयस्क या मिनरल्स या ओर के बारे में। अयस्क का सांद्रण अगर हम कहें, बात करें तो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, अब उन जैसे हो गया पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो इनको क्या करेंगे, गलित धातु का वैद्युत अपघटन करके हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। उन धातुओं को जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, जो कम रिएक्टिव होती हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं जैसे जिंक हो गया, लोहा हो गया, या
पीबी हो गया, लेड हो गया। तो इनके बारे में बात करें तो इनके लिए अगर ये कार्बोनेट एस्क के रूप में है तो निस्तापन किया जाएगा, अगर सल्फाइड एस्क के रूप में है तो भर्जन किया जाएगा। और इससे फिर क्या होगा, इन दोनों अभिक्रियाओं के द्वारा मतलब आग के साथ गर्म किया जाएगा दोनों ही अभिक्रियाओं में। एक में ऑक्सीजन की थोड़ी ज्यादा मात्रा रहेगी, एक में थोड़ी सी कम मात्रा रहेगी। तो इसमें क्या होगा, धातु के ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर धातु में अपचयन किया जाएगा, मतलब ऑक्सीजन को हटाया जाएगा और धातु शोधन के द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त कर ली जाएगी। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं, जैसे सोना तो लगभग प्योर अवस्था में मिलता है, चांदी है, कॉपर है। इनके बारे में बात करें तो इनके सल्फाइड एस्क नॉर्मली मिलते हैं, जिनको भर्जन या वायु की ठीक ठाक उपस्थिति में गर्म करते हैं। अब सल्फाइड क्या हो जाती है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फाइड ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होके उड़ जाती है, या कह सकते हैं आप ये क्या हो जाती है, गैस रूप में कन्वर्ट हो जाती है। गैस रूप में वो चली जाएगी तो धातु हमको शुद्ध रूप में मिल जाएगी, उसको और थोड़ा सा प्योरीफाई करके शुद्ध धातु प्राप्त करी जा सकती है। अब देखिए मोनोजाइट किसका अयस्क है, अभी हमने बात करी थी अगर पूरे के पूरे समुद्र तट की बात करी जाए तो भारत के पूरे समुद्र तट के आसपास मिलने वाली जो धातु है उसका नाम टाइटेनियम है। एक ही अगर धातु की बात करी जाए तो उसका नाम थोरियम है। थोरियम मोनोजाइट सैंड के रूप में मिलता है और ये केरल के जो समुद्र तट है वहां पे पाया जाता है। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, खासतौर से मॉडर्न हिस्ट्री, तो अंग्रेज जब देश छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी रियासतों को ये खुली छूट दे दी थी कि आप क्या करिए, आप चाहे तो स्वतंत्र रह सकते हैं, आप चाहे तो किसी के साथ मिलकर के रह सकते हैं, भारत या पाकिस्तान के साथ। उनका एक खास यहाँ पे टारगेट था, वो ऐसे ही नहीं बोला गया था, रियासतों को ऐसे ही नहीं दे दिया गया था। असल में जो केरल की रियासत थी त्रिवेंद्रम में, उस रियासत को अंग्रेज एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। स्वतंत्र देश बन जाएगा तो उससे उनका ये था कि हम इनसे क्या रखेंगे, ज्यादा संपर्क रखेंगे, क्योंकि उस जमाने तक आप देखेंगे 1947 में भारत स्वतंत्र होता है, लेकिन 1945 में ही वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हो गया। और वहां पे जब खत्म हुआ तो हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम का प्रयोग किया गया। तो वहीं से पता चल गया था कि भविष्य में देखिए यूरेनियम से बना प्लूटोनियम से हमने बनाया परमाणु बम, और उससे भी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट धातु है जिसका नाम है थोरियम। तो भविष्य में ऊर्जा उत्पादन थोरियम के द्वारा होगा। आज टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब 1947 में टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन अगले 30 साल में, 50 साल में या 100 साल में यह टेक्नोलॉजी जरूर डेवलप होगी। अगर केरल भारत के साथ मिल जाता है तो उससे क्या होगा, भारत कभी ना कभी एक स्ट्रांग देश के रूप में सामने आएगा। हो सकता है कि हमसे अगर ये गुलामी से छूटेंगे तो ये क्या होगा, हमसे संपर्क कम रखेंगे, ये अलग हो जाएंगे। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि केरल एक स्वतंत्र रियासत बने, और बहुत केरल के जो राजा थे उनको बहुत ज्यादा उन्होंने भड़काया भी, काफी ज्यादा। तो क्या है, थोरियम है। भारत की अगर बात करें तो 2023 में भारत ने अपना पहला थोरियम रिएक्टर कलपक्कम के तमिलनाडु के कलपक्कम में स्टार्ट भी कर दिया है। ये बात कब की है, ये 1994 की बात हो रही है, अभी फिलहाल स्टार्ट हो गया 2024 में, 30 साल बाद। मोनोजाइट थोरियम का एक अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम, लैंथेनम और सीरियम का मिश्रण है। 3 धातुएं हैं इसमें, थोरियम, लैंथेनम और सीरियम। इसमें कुछ मात्रा में यूरेनियम भी मौजूद होता है, लेकिन बहुत कम होता है, उसका कोई खास यूज नहीं कर सकते। थोरियम और यूरेनियम रेडियो एक्टिव हैं। उनके अल्फा क्षय से मोनोजाइट में हीलियम गैस भी उत्पन्न हो जाती है। जर्कोनियम, टाइटेनियम और लौह धातुएं हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन लौह धातु का अयस्क है? देखिए, चूने का पत्थर है तो वो किसका अयस्क है? कैल्शियम का। मोनोजाइट की बात करें तो वो किसका अयस्क है? थोरियम का। पिच ब्लेंड की बात करें तो वो किसका अयस्क है? यूरेनियम का। हेमेटाइट की बात करें तो ये किसका अयस्क है? Fe का। पिच ब्लेंड की बात करें तो पिच ब्लेंड के अयस्क पर काम करते ही हेनरी बैकरल को रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चला था, और इसी में से यूरेनियम से ही वो क्या कर रहे थे, रेडियम नाम के तत्व की खोज कर रहे थे। लेकिन हेनरी बैकरल को तो वो तत्व नहीं मिला, लेकिन मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी नाम के एक हस्बैंड वाइफ थे, साइंटिस्ट थे, उनको वहां से रेडियम की खोज के लिए भी प्राइज मिला। ठीक है, तो रेडियम की खोज क्यूरी दंपति ने करी है, और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी है?
वो हेनरी बैकरल साहब ने करी है। तो ये यूरेनियम का एक अयस्क है, उसी के ऊपर दोनों रिएक्शन कर रहे थे या स्टडी कर रहे थे। हेमेटाइट लौह धातु का अयस्क है, जबकि मोनोजाइट रेट से थोरियम और पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त होता है। चूने के पत्थर से कैल्शियम प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइड की अगर हम बात करें तो बॉक्साइड सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है एल्युमिनियम का। ठीक है, गैलेना की बात करें तो इसमें Hg भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। कैल्साइट और कैलामाइन की बात करें तो कैल्शियम भी इनमें कुछ मात्रा में देखने को मिल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? बॉक्साइट है, जिसमें एल्युमिना के साथ क्या मिला होता है? 2H2O होता है, जो एल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइड अयस्क से वैद्युत अपघटन विधि द्वारा किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसको विराम देंगे, लेकिन फिर बात करेंगे हम अपनी पुस्तक के बारे में, जो प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से सामान्य विज्ञान वाली पुस्तक है। इसको आप अवश्य खरीद लीजिए। अगर आप लगातार यूपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं, इस साल देने वाले हैं या अगली साल प्लान कर रहे हैं, तो इसी चैनल पर अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भारत एवं विश्व का भूगोल और भारतीय इतिहास से संबंधित क्लासें भी चल रही हैं। तो इस चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम से टाइम आपको क्लास डिलीवर होती रहे और कोई क्लास छूटे नहीं। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। देखिए, इससे क्या हो जाएगा, पढ़ आप खुद भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, और थोड़ा सा फास्ट पढ़ लेंगे, लेकिन जब कोई दूसरा समझाता है तो एक तो वो चीज याद जल्दी हो जाती है। फिर इसके अलावा क्या होता है, एक रेगुलर हो जाता है कि हमको इतने टाइम पे क्लास करनी ही करनी है। खुद से पढ़ेंगे तो कई बार हो जाता है कि चलिए अब नहीं, अब घुमाते हैं, फिर ये तब फलाने टाइम पे कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए साइंस की क्लास 6 बजे ही लगनी है, तो आप बाकी कामों को छोड़ करके एक जगह फोकस कर पाएंगे। तो इस वजह से आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी की जो पुस्तकें हैं इनको भी खरीद करके आप इनके एमसीक्यू लगा डालिए। अब ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू करने का या कराने का जो हमारा उद्देश्य है वो इसलिए है, पुस्तक क्यों खरीदने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप एक बार अंडरलाइन करते जाएंगे कुछ कुछ पॉइंट को। भाई, बिना रिवीजन के सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आप खूब सारी किताब पढ़ लीजिए, रिवाइज मत करिए तो आपका किताब पढ़ना बेकार है। एग्जाम में उसका कोई इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। तो बेटर चीज ये है कि आप क्या करिए कि पुस्तक खरीदिए, उसको अंडरलाइन करिए, उसको रंग डालिए और उसको बार बार रिवाइज करिए। अभी इस साल दे रहे हैं तो उतना टाइम नहीं है, हालांकि आप बड़े आराम से इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लिया है आपने, तो बड़े आराम से इसमें जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसको आप बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। जिस टॉपिक से आपको रिलेटेड सब एमसीक्यू करने आप वो कर सकते हैं। पुस्तक को ले लीजिए, वहां से वो आपके रिवीजन और शॉर्ट नोट्स आपके काम आ जाएंगे। अब इससे क्या होगा, पुस्तक में ही आप और एड ऑन करते चले जाएंगे, तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको दोबारा से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका टाइम बचेगा। अब उस बचे हुए टाइम को आप और अलग से फर्दर एमसीक्यू बनाने में आप इस्तेमाल करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी प्रीलिम्स को पार करने की, उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि पीटी पास करने का कोई और तरीका नहीं है। यही एक तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, रिवीजन करिए, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाइए, बस यही एक तरीका है। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को मतलब हम यही रोकते हैं। आगे इस चैप्टर में जो बाकी का बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।